नमस्कार। और बहुत सारे सुंदर चेहरे मेरे सामने हैं, बहुत सारे रंग मेरे सामने हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रश्मि को। और कुछ पंक्तियाँ कि रश्मि वो नाम है, रश्मि वो नाम है जो मेरे कानों में जाकर मेरे चेहरे पर दोस्ती की मुस्कान सजाता है। रश्मि वो नाम है जो मेरे चेहरे पर दोस्ती की मुस्कान सजाता है। वो नाम है जो सशक्त महिला की छवि का एहसास मुझे दिलाता है। रश्मि वो नाम है जिसकी आंखों में मुझे कान्हा की भक्ति दिखाई देती है। तो आज रश्मि के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो सबसे पहले कि हम सबकी तरफ से रश्मि को खूब खूब बधाई। एंड कोई आसान बात नहीं है एक सपना देखना और उसे पूरा करना, और 20 साल लगे उस सपने को एक किताब में संजोकर अपने ही बुक शेल्फ में जब हम देखते हैं तो वो फील सो प्राउड। सो रश्मि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कंग्रेचुलेशंस। और शुभकामनाओं से भी बढ़कर बहुत सारा प्यार। तो आज का ही दिन क्यों चूज किया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है कि आज बुक लॉन्च के लिए आज ही का दिन क्यों चूज किया गया। ना सैटरडे है, ना संडे है, ना वीकेंड है। तो इसके पीछे की जो कहानी है मैं वो रिवील नहीं करूँगी, वो रश्मि खुद रिवील करेगी। सो रश्मि, आपका दिन है तो माइक पकड़ लो अब। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और आप सभी के भीतर बैठे उस ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। और रुचि, थैंक यू सो मच। आते ही मतलब बिना कुछ कहे सारी चीज़ें तूने अपने आप संभाल लिए। मतलब ये मेरे लिए एक परिवार है जो आज मेरे सामने बैठा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से मतलब अपने भाव आपके साथ साझा करना, अपनी खुशी आपके साथ साझा करना। पर आज का ही दिन क्यों? तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज मेरी मम्मी जी का, मेरी सासू माँ का, मेरी मम्मी जी का आज बर्थडे है। तो आज वो 68 कंप्लीट कर चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो 68 कंप्लीट कर चुकी है। तो मेरे लिए शायद इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता था। और एक और भी चीज़ थी कि मतलब एक बहू की किताब, और वो भी सास ससुर के हाथों से विमोचन हो, तो मुझे लगता है शायद इससे बड़ी बात भी कुछ हो नहीं सकती। तो इससे पहले कि मैं पापा जी को भी बुलाऊं एक बार इधर और मम्मी जी भी इधर हो, तो मैं पहले एक बार पापा जी का थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। तो मतलब जब राशन पर कपड़ा मिलता था तब हमारी चूरू में दुकान थी, और वहाँ पर हमारे दादाजी ने हवेली बनाई चूरू में। और उसके बाद जब शादी हुई मम्मी जी और पापा जी की, तो वहाँ से पापा जी ने खुद का बिजनेस शुरू किया साड़ियों का वाराणसी में। तो वाराणसी में अपना घर, अपनी ज़मीन और अपनी दुकान सब कुछ रहा। और उसके बाद फिर पापा आए जयपुर, वहाँ पे भी अपना घर, अपनी ज़मीन और अपना दुकान, अपनी सारी चीज़ें ली। फिर वहाँ से 2001 में पापा आए यहाँ पर सूरत, और फिर यहाँ पे भी 2000 में ही आ गए थे। ओके। मतलब इस मामले में मैं ये कहूँगी कि हमारे घर में कोई भी चीज़, मतलब इतिहास में कोई एक डेट अगर याद करनी हो तो हमें किसी को कुछ याद नहीं रहता, पर इनको सब कुछ याद रहता है। इनकी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि अगर कोई आ जाए और अगर रिश्ते निकालने हों तो मतलब जिस तरीके से मम्मी जी सारे रिश्ते बताती है, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम तो गोल 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 घूम जाते हैं, पर उनको सब कुछ पता होता है। तो पापा जी सूरत आए, उन्होंने यहाँ पे भी फिर सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की। और भगवान की कृपा रही कि उनके दोनों बेटे भी, मतलब छोटे वाले बेटे उनके टेंट का काम है, मतलब जो टेंट के जो कपड़े जाते हैं टेंट वालों को, उनका सारा काम छोटे वाले भैया संभालते हैं। और मेरे पतिदेव, मतलब जैसा कहते हैं ना कि एक स्त्री के पीछे पुरुष होता है और पुरुष के पीछे स्त्री, तो श्रीमान जी भी मेरे आ चुके हैं, उनका साड़ी का बिजनेस है।
तो इस प्रकार ये पूरी मतलब एक जर्नी चली मेरे पापा जी की। उनका नाम है श्रीमान जी सीताराम जी। और इस सारी जर्नी के पीछे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैकबोन होती है, तो वो है मतलब वो हमारी मम्मी जी, जिनका नाम है श्रीमती निर्मला देवी। और एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी सी बात बताती हूँ आप सभी को कि यूँ तो मेरे घर में मैंने बचपन से रिसाइट की है कविताएं, ठीक है, लेकिन कभी भी ना गहराई से खुद के लिए कभी कविता मैंने नहीं लिखी, हमेशा दूसरों के लिए लिखी, कॉलेज स्कूल सब में। जब मेरी शादी हुई तो पहली बार मैंने देखा कि एक सास अपनी बहू के लिए प्रॉपरली एक कविता स्टेज पर सुना रही है। और वो मेरे लिए फर्स्ट अट्रैक्शन था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, जबकि मैं बात कर रही हूँ 2002 की। और उस टाइम पे इनकी कविता इन्होंने मेरे लिए लिखी, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही थी कि मेरे लिए कविता लिखी जा रही थी। और दूसरी बात, इन्होंने जो उसमें शब्द डाले, उन्होंने जो भाव दिए, वो इतने गहरे थे कि शायद मैंने उन भावों को पकड़ के रखा, वो तो पता नहीं, ये बताएंगे। लेकिन उसके बाद से एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि हमारा एक रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता शुरू हुआ। मतलब छोटी सी एक बात बताती हूँ कि जैसे हमारे मम्मी जी कहते थे कि पल्लू, जैसे हमारे जब हम शुरू में आते थे ऐसे सर पे पल्लू लेते थे, मम्मी बोलती अगर मेरी सासू होती ना ऐसे पल्ला उगड़ता तो कील ठोक देती, अभी तेरे पता चल जाता तेरे को, है ना। तो मैं इनको क्या बोलती थी पलट के, मैंने कहा नहीं नहीं आपकी सासू होगी, मेरी सासू ऐसे नहीं कर सकती, आपको पता है मेरी सासू अलग है। ये हम लोगों की हमेशा से केमिस्ट्री रही। तो हम लोग कहीं पे भी जाते आते तो इनको कोई बोलता ही नहीं था कि इनकी बहू है, तो वो इनके साथ हमेशा से ही रहता है। लेकिन एक संयुक्त परिवार, एक बड़ा खानदान और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं और फिर जिस तरीके से उसको निभाना है, मतलब मैं आज भी कहती हूँ शायद अगर कुछ 40% मैंने इनसे लिया हो तो अभी मैं 50% भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं बहुत कच्ची हूँ चीज़ें याद रखने में। अगर किसी शादी में चली जाऊँ और मुझसे कुछ पूछ ले तो मेरे को लगता भाई जो समझ आए कर लो। लेकिन इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इनको एक एक रिवाज, उसकी मतलब उसके गर्भ में क्या है, उसके भाव क्या है, हर चीज़ इनको बहुत आराम से पता है। तो इसी वजह से ये चाहे पीहर का परिवार हो चाहे मतलब ससुराल का परिवार, हर जगह पर मम्मी का मान सम्मान हमेशा ऐसा रहा कि जैसे कोई इनके जैसा कोई नहीं है। ऐसा मनुष्य जीवन में अच्छे माँ बाप, माता पिता मिल जाते हैं, अच्छा परिवार मिल जाता है, तो उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और आप लोग भी पूरी हम फैमिली है सब फैमिली पे। और ये जाते धर्मपत्नी की बात कर रही थी, धर्मपत्नी का मतलब ही क्या होता है? सबसे बड़ी आदमी अगर अधर्मी भी होता है ना, अगर पत्नी का उसमें आ जाता है तो वो भी धर्म पे चलने लगने लग जाता है। मतलब उसी की ताकत है कि वो उसको धर्म पे ले आती है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है, पुलिस कोई मार ले पीट ले, कोर्ट उसको सजा दे दे, सुधर नहीं सकता। तो मैं तो सुधरा हुआ समझ लो आप भी। मैं भी सुधर गया, कहने का मतलब मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में आप नहीं समझे, इसलिए मेरे को मेरा नाम भी लेना पड़ा है। दूसरी बात एक और भी है, ये सेठों का रामगढ़ है, अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सेठों का नाम तो सेठ तो जाने, तो इसके आने के बाद ही मतलब मैं भी सेठ ही हो गया मान लो आपको, ठीक क्या। और ये ऋतु जो बोल रही थी वैसा है कि देखिए सब चीज सब भगवान नहीं देता सबको, ये तो माँ बाप का जिसके आशीर्वाद होता है ना उसी को सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात यही है। तो
मैं वो सब सुना देता हूँ। आ लेके चलूं मैं तुझको ऐसे गगन के तले, आ लेके चलूं मैं तुझको ऐसे गगन के तले, जहाँ दुख भी न हो जहाँ सुख भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, बस प्यार ही प्यार फले। अब मेरे एक गाने की गाना भी सुना देता हूँ। कौन सा जो आपको मम्मी के लिए, जो आप मम्मी के लिए birthday मेरे को तो बोलता था, आप बोलोगे, कहते हैं मैं अब आप बोलेंगे ना तो तेरी पसंद जो वादा किया वो निभाना पड़े। चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान तो सही, मुस्काना चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाओ अगर मैं दीवाना, चंदन सावदन चंचल चित, धीरे से तेरा तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। औरों को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसाऊं, पहले भी बहुत मैं तरसाऊं, अब और न मुझको तरसाना, चंदन सावदन चंचल चित। खड़िया तुम्हें आजा, अरे आजा, अरे मेरी माँ की भक्ति है, आजा, अरे आजा आजा आजा। तो ये मेरे माँ से सगी, मेरे माँ से जी की पोती है। अरे अरे तुमने जवाब होगा, मतलब मारे सागले गाती मेरे एक ले नहीं गा सके तो एक ले नहीं गा सकते, साथ में लाते। मैं तो कन्हैया का गा देती हूँ 2 लाइन, क्योंकि अभी उनका जन्म आने वाला है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। थैंक यू। आपने ये मौका दिया। और रश्मि ने जो मेरे बारे में बोला, ये बताया, ऐसा कुछ नहीं। माँ बेटियों को माएँ सब अच्छी लगती, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये है कि मेरे सपने को रश्मि ने पूरा किया है, क्योंकि बचपन में थोड़ा बहुत मैं लिख लिया करती थी, पर मेरे को वो मौका नहीं मिला कि मैं पब्लिश कर सकती।
और जब रश्मि की शादी हुई तो मैंने एक पोएम इसको सुनाया तो इसको बहुत अच्छी लगी, और वो था एक शास का हृदय उद्गार। और फिर इसने मेरे को 2003 में 2 में शादी हुई, 3 में यही 5 अगस्त का दिन था, एक पोएम बोले मम्मी आपके लिए लिखी है। तो मैंने कहा बेटा मेरी बहुत इच्छा है, तुम इसको कलेक्ट करके रखो और अपन इसको पब्लिश करवाएंगे। और उस सपने को आज रश्मि ने साकार किया है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसको मैं बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मैंने जो इसके लिए पोएम बनाई थी वो मैं आपको सुना देती हूँ। वो है शादी के समय एक सास के हृदय उद्गार बहू के प्रति। तो जब इसकी शादी हो रही थी तो मेरे मन में आया, इसकी सुंदरता को देख के मैंने कहा ये सखी देखो शुभ घड़ी शुभ दिन आज आया है और मेरे अंगना देखो चांद उतर आया है, मेरे अंगना चांद उतर आया है। और उसके बाद मैंने जो पोएम बनाई वो है कि बहु आगमन का शुभ अवसर खुशियां बरसाता है। और खुशी में तो लोग पागल हो जाते हैं, तो नाचो झूमो गाओ ये पागल मन कहता है। खुले दिल से करो बहू का स्वागत, बेटी कर अपनाओ ये बुद्धि तत्व समझाता है। किंतु जाऊं कैसे भूल सास बहू का ये नाता है, आखिर सास तो सास ही होती है। अस्तु इसी नाते से सीख रूप शिक्षा, आज तुम्हें देने की ठानी रख बड़ी तितिक्षा। आओ प्यारी बहू रश्मि आज तुम हुई हमारी हो, इस घर को न कभी पराया समझना, क्योंकि वधु तुम वर की हो, वधु तुम वर की हो। पति मति से सहमति रखना, पृथक न सत्ता रखनी है। अपने मधुर वचन और व्यवहार से सबकी पटुता परखनी है। आओ प्यारी बहू आओ, अपने इस घर आंगन को स्वर्ग बनाओ। आओ तुम ना इस बगिया में सुंदर सुंदर 2 फूल खिलाओ। दे छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान, अपना मान बढ़ाना है। आओ प्यारी चहूं दिशी शुभ सहनाई सुनाई देती, आज हृदय बल्लियां तुम्हें बधाई देती, आज हृदय बल्लियां तुम्हें बधाई देती। इस कविता को देख के इसके मन में आया कि मैं भी लिखूं, क्योंकि इसमें वो चीज़ थी और टैलेंटेड लेडी है ये। तो इसने 2003 5 अगस्त के दिन मेरे को एक पोएम सुनाई। तो मैंने कहा बेटा इसको रेगुलर करो, इसको कंटिन्यू रखो, जब ये इस लायक हो जाएगी तुम्हारी पोएम्स तो उसको पब्लिश करवाएंगे। आज उसने वो चीज़ किया और मेरे को इस बात की बहुत बहुत खुशी है। फिर इसने ये एक दिन चूज किया, बोला नहीं मम्मी आपके हाथ से ही मेरे को आपके बर्थडे के दिन ही करवाना है। मैंने कहा कोई वीकेंड रख, संडे रख, सब फ्री रहे। बोला नहीं मम्मी अपने को 5 अगस्त ही रखना है। मेरे को इसकी सबसे ज़्यादा जो पोएम पसंद आई, जो मैं अपने आप को देखती हूँ, वो है घर परिवार मेरे जीवन का आधार। घर परिवार मेरे जीवन का आधार, रिश्तों की बगिया में ही मैं मुस्कुराती हूँ, रिश्तों की बगिया में ही मैं मुस्कुराती हूँ। छोटे से बड़ा हर सदस्य खुश रहे, बस यही जतन दिन रात करती जाती हूँ। मायका और ससुराल दोनों पहचान है मेरी, पति और बच्चे ही तो जान है मेरी। कड़वी खट्टी बातें नज़रअंदाज कर हर रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। सभी करते हैं मुझसे प्यार, तभी तो आत्मविश्वास से कह पाती हूँ। घर परिवार मेरे जीवन का आधार, रिश्तों की बगिया में ही मैं मुस्कुराती हूँ। ईश्वर तेरा बहुत बहुत आभार, तेरी प्रेरणा से चलता है ये रिश्तों का व्यापार। कुछ लेना कुछ देना, कहीं सुख और कहीं दुख, बस यूं ही फले फूले मेरा वंश घर संसार। कुटुंब के सहयोग से विश्वास के दीपक जलाती हूँ, हर रंग की विशेषता से मेरी वाटिका सजाती हूँ।
घर परिवार मेरे जीवन का आधार, रिश्तों की बगिया में ही मैं मुस्कुराती हूँ। घर परिवार मेरे जीवन का आधार, ये मेरे ऐसे तो छोटा मुंह बड़ी बात। बहुत सारे दिग्गज जन मेरे सामने बैठे हैं और समीक्षा मैं कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं पहले क्षमा मांगूंगी कि रश्मि की किताब की मैं समीक्षा कर रही हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं थोड़ा सा साइड करके मैं मेरी फीलिंग्स पे जाना चाहूँगी और मैं अपने भाव प्रकट करना चाहूँगी कि ये किताब जब मैंने पढ़ी या मेरे हाथ में आई तो मुझे कैसा महसूस हुआ। थोड़ी सी बायस हूँ, कमियाँ कम निकाल पाई क्योंकि सखी है मेरी, इतना तो चलता है। तो समीक्षा में कुछ कि एक सफ़र नन्ही कली का, यहाँ एक शब्द आया है सफ़र, तो सफ़र शब्द ही एक ऐसा एहसास है जो एक जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। और एक सफ़र नन्ही कली का यानी कि एक लड़की से एक नारी के सफ़र है कि भाई एक लड़की और एक नारी का जब वो स्वरूप ले लेती है तो कौन से एहसास, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें जुड़ती हैं और उन बातों से किस तरीके के मन में उतार चढ़ाव होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हर कविता इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। इस पुस्तक के 5 खंड हैं, पांचों खंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु हर खंड एक लड़की से नारी के सफ़र को सजोए हुए हैं। तो हर खंड स्वयं के होने का, साथ होने का भी एहसास दिलाता है, पर हर खंड अपना एक अस्तित्व लेकर भी चलता है। जैसे कि पेड़ लगता सिर्फ एक पेड़ है, पर पत्ती का अपना अस्तित्व है, जड़ों का अपना अस्तित्व है, फल का अपना अस्तित्व है। तो पांचों खंड जुड़े हुए भी हैं पर अपने अपने अस्तित्व को लेकर साथ चल रही हैं। ये इस चीज़ को मैंने एहसास में लिया। और पहला खंड है बचपन, किशोरा, युवावस्था, परिपक्वता और प्रेम। अगर गहराई से सोचा जाए तो बचपन एक लड़के का और एक लड़की का बचपन बचपन होता है, पर गहराई से सोचेंगे तो एक लड़की का बचपन एक लड़की का बचपन होता है और एक लड़के का बचपन एक लड़के का बचपन होता है। तो दोनों के मायने अलग हैं और कवित्री ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस चीज़ का ध्यान रखा है और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शब्दों को पिरोया है। उसके बाद कुछ जो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी कि खामोश लफ्ज कविता में कि ये एहसासों में नारी हृदय के एहसास और उन एहसासों में डूबकर नारी हृदय के एहसास और उन एहसासों में डूबकर इतिहास में वो खुद ही को ढूंढ रही है और वो पूछ रही है कि कौन हो आप। गहराई। तो मुझे लगता है कि जितनी एक औरत हंसती और मुस्कुराती नजर आती है, जब वो कलम हाथ में ले ले और थोड़ा सा भी सोचने लग जाए, थोड़ा सा भी, एक नहीं सैकड़ों मोती वो ढूंढ सकती है। यस। और एक जो कविता है इसमें साधन बहुत ही खूबसूरत है कि साधन क्या होता है, कोई भी साधन जो हमें सुख दे, सुविधा दे, वो साधन। तो इस कविता में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि नारी एक मोमेंट पे सिर्फ अपने आप को ये पाती है कि मैं सिर्फ ज़रूरत हूँ क्या, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, पर दूसरे ही मोमेंट में जब कवित्री जोड़ देती है कि वो कुएं की तरह है। कुआं नहीं पूछता है कि एक बाल्टी पानी क्यों चाहिए, क्यों बार बार आ जाते हो। तो बड़ी खूबसूरती से एक कुएं की उपमा दी गई है कि साधन तो कुआं भी है प्यास बुझाने का, तो वो अपने अंदर निश्चलता को सजो रही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो रश्मि ने 20 साल के अपने लेखन करियर में मुझे लगता है सजोए हैं इसके अंदर। एक बहुत ही सुंदर बात कि एक होता है कि हम दोष देकर अपने आप को बड़ा बनाते हैं, सिंपैथी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है इस बुक में, इस बुक की विशेषता है ये। अगर मैं चैलेंजेस में हूँ तो वो मेरे चैलेंजेस हैं,
हर जगह दोषारोपण करके या अपने आप का ही आकलन या अपने आप का ही कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा बनाना, गिराकर बड़ा बनाना। मैं बेचारी करके गिराया और उस हिस्से के ऊपर अपने आप को बड़ा करना, इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखा गया है। और ये मेरा फेवरेट है कि अपने आप को बेचारा कहकर गिराना और उसके ऊपर फिर ये बताना कि मैंने बहुत जीवन में सहन किया है। ये दो चीज़ें मुझे थोड़ी कम समझ में आती हैं। अपने आप की सिचुएशन, बहुत जगह ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है वो जो एकदम सच है, पर उस सच के अंदर से भी कवित्री ने बहुत ही सुंदर भाव खड़े किए हैं और उसके अंदर से भी उन्होंने कैसे सुंदर फूल खिलाए हैं। ये इस किताब की विशेषता है और मैं चाहूँगी कि आप सब ये किताब घर लेके जाएं तो कहीं से भी कोई भी पन्ना खोलेंगे ना कोई एहसास ज़रूर जुड़ जाएगा। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। और अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं बुलाना चाहूँगी कैप्टन मीरा दवे को, जो कि जहाँ मीरा दवे के सामने जब लगा है कैप्टन, तो वो खुद में ही एक रुतबा है और एक नारी के सामने जब कैप्टन लगता है ना तो उसकी गरिमा अलग हो जाती है ना, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आए और हमारा सौभाग्य है कि आप अपने अनुभव हमारे सामने रखें। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ कैप्टन मीरा दवे। सभी को प्रणाम। रश्मि जी को बहुत 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 शुभकामनाएं। रश्मि जी और मुझे जो चीज़ कनेक्ट करती है या जो एक माध्यम है, जो एक कॉमनैलिटी है, वो कृष्ण है। तो आई थिंक उसी की वजह से आज भी यही बात हो रही थी, हम कोई भी मिल रहे, कोई भी कार्य होता है वो उन्हीं का निर्धारित है और हम भी उन्हीं की वजह से मिले। आज भी हम उन्हीं की वजह से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि मैं आरंभ करूं, रश्मि जी ने कहा कि आज का दिन ही क्यों चुना। उन्होंने स्वाभाविक एक तो महत्वपूर्ण तिथि बता दी कि 5 अगस्त माता जी का जन्म दिवस है। साथ ही में एक और भी इम्पोर्टेंस है आज के दिवस का। 5 अगस्त, आज से 6 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। भारत देश के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पन्ना रहा, क्योंकि कश्मीर बारामूला में मैंने खुद आर्मी में सर्विस की है। ये मैं बात कर रही हूँ 2007, 2008, 2009 की, और उसको इतनी करीब से देखा है कि मैं इस दिन का आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का महत्व समझ सकती हूँ, उसके पहले और बाद की वजह से। तो महत्वपूर्ण दिवस वो एक। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी क्योंकि 5 अगस्त 2020 को 500 वर्ष से जिस दिवस की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे रामलला के मंदिर का नींव उस आज के दिन रखा गया। कृष्ण क्यों हम दोनों को जो एक इतनी स्ट्रॉन्ग जो एक कनेक्ट है कृष्ण से, आई थिंक वो अपने आप ही वो चीजें करवा देते हैं जो योग्य है हम सबके लिए, इसलिए आज का दिन चुना गया। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि ये 7वीं पीढ़ी है, तो मैं बड़े गर्व से और बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि 8वीं पीढ़ी तो तैयार हो ही रही है, क्योंकि यश और टिमी, दिव्यांशी, हम टिमी प्यार से कहते हैं, तो ये दोनों इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको इतना ज्यादा प्रेम है इस पूरे टेक्सटाइल फील्ड से, तो वो अपने अपने एरिया में उसको जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे, पढ़ रहे, और हम दोनों मिस कर रहे हैं आज दोनों यश और टिमी को। 8वीं पीढ़ी तैयार हो रही है, अब इतना बड़ा करके पढ़ रही हूँ। तो ये कविता में से ये एक स्टैंजा है, धधक 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 लो अग्नि कुंड जल रहा, जिसमें ये पिघल रहा, कठोर शस्त्र ढल रहा।
क्रोध को प्रचंड कर, शत्रुओं को दंड कर, वार कर प्रहार कर, जो बीच राह रोकते, चल पड़े कदम यहाँ। बहुत जब मैं पढ़ रही थी, मैंने जब पूरी वो कविता पढ़ी तो इस चीज को ये ज्यादा इसलिए मैंने कनेक्ट किया कि जब इसमें जो कुछ शब्द जिस हिसाब से रश्मि जी ने लिखे हैं कि किस हिसाब से जो वो सैनिक है या सैनिका, मैं सैनिका भी इसलिए कह रही हूँ, विष्णु पंड्या जी जो जिनको पद्मश्री भी मिला है, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी है, नवलकार है, कविताएं भी लिखते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा ईश्वर की कृपा से कि उन्होंने मुझ पे लेख लिखा है और उसका जो टाइटल लिखा वो लिखा सैनिका, कैप्टन मीरा दवे हमारी सैनिका। आज जब मैं ये कविता पढ़ रही हूँ, जब हम बात करते हैं सैनिक की, जब और ऐसे भी जब भी बात होती है सोल्जर की, तो इट इज जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब बंदूक को नहीं पता कि उसको कोई पुरुष चला रहा है या स्त्री चला रही है, केवल चलाने वाले की कुशलता पे निर्भर करता है कि वो बंदूक कितनी सटीकता से उसके ध्येय पे वो गोली चलाता है। सो वो जेंडर न्यूट्रल है। बट क्योंकि यहाँ पे मैं कवियत्री नहीं हूँ, आई एम वेरी पुअर एट इट दो, बट ट्राइंग टू पेस अप ऑन दिस एंटायर थिंग, तो इसीलिए मैंने सैनिका भी कहा कि यहाँ पे जैसे जो सैनिक है, सैनिका है, गढ़ रहा है, अपने शरीर को तपा रहा है या तपा रही है, क्योंकि आई पास थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एज एन आर्मी ऑफिसर। उसमें जिस हिसाब से हमें तैयार किया जाता है, तो उसमें हम सब ये समझते हैं, बीइंग अ सिविलियन हमें फील होता है कि अगर किसी को फौजी बनना है तो वो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो एक मिथ है, वो एक भ्रमणा है, क्योंकि असली स्ट्रेंथ यहाँ है। मानसिक क्षमता की परीक्षा होती है हर एक क्षण। यदि आप मानसिक रूप से सशक्त है, आप मेंटली स्ट्रांग है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ उसका बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जब कवियत्री कह रही है कि अपने शरीर को जब वो तैयार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तब मैं ये समझती हूँ कि ईश्वर ने ये जब मनुष्य रूपी शरीर बनाया तो उसमें वो क्षमता तो दी, किंतु फिर एक स्टेप वो आगे गए और उन्होंने स्त्री का निर्माण किया और उसमें वो अद्भुत क्षमता दी, मानसिक रूप से वो अद्भुत क्षमता दी कि कोई भी परिस्थिति हो, इस हद तक फिजिकल स्ट्रेंथ भी दी, क्योंकि वो मेंटली इतनी स्ट्रांग है, इस हद तक कि वो अपने अंदर से जब दूसरे जीव को जन्म देती है तो स्वयं उसका दूसरा जन्म होता है, वो पीड़ा सहन करती है, वो क्षमता स्त्री में दी। और फिर उसके बाद जब एक सैनिक की बात करते हैं और उसमें जब एक महिला सैनिक की बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। इस वजह से इसने मुझे इतना, आई थॉट दैट इट हैज दिस काइंड ऑफ कनेक्ट, इट हैज दिस रिलेवेंस। तो बाकी रश्मि जी ने मुझे बताया कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ कहिएगा। आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील दैट जो भी घटा है, जो भी घटने वाला है, वो ईश्वर की नियति में रचित है और मैं केवल एक माध्यम हूँ, हम सब केवल एक माध्यम है। ये ईश्वर की कृपा रही कि मैं इस आर्मी की यूनिफॉर्म को धारण कर पाई और अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाई। मुझे बहुत गर्व है आज भी उस बात का। और मैं हमेशा ये प्रयत्न करती हूँ कि कैसे मैं अपने सामने एक और ऐसी, हर एक स्त्री बहादुर है मैं कहती हूँ, और अभी एक्चुअली रश्मि जी को वो देना भी है गिफ्ट અહીંયા છે આ બાજુ છે, हाँ, तो उसके साथ साथ वो चीज़ एड ऑन हो सकती है जो मैं अभी एक्चुअली बोलने वाली हूँ। इफ आई रश्मि जी के हाथ से ओपन करा, ये मेरी और सिद्धार्थ जी की ये एक बुक है, कारगिल विजय ज्ञान यात्रा। आप इसको गूगल करेंगे, ये 4 शब्द, आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी इसके बारे में। इसलिए मैंने इसके बारे में अभी कहा कि ये बुक और ये यात्रा जो पिछले वर्ष मैंने और सिद्धार्थ जी ने सूरत से लेके कारगिल 25 दिवस में 2500 किलोमीटर हमारी कार में हमने ट्रैवल किया था, 2 उद्देश्य लेके। एक तो ये कि हर एक नागरिक यदि अपना नागरिक धर्म का निर्वाहन करता है
मन में राष्ट्र प्रथम की भावना रख के तो हर एक नागरिक अपने देश का प्रथम सिपाही बन जाता है। आवश्यकता नहीं है उसको यूनिफॉर्म पहनने की, यदि मन में वो राष्ट्र प्रथम की भावना है और नागरिक धर्म का निर्वहन करता है, नंबर 1। और दूसरा कि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर आवर रियल लाइफ हीरोज, हमारे जीवन के जो असली हीरोज है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करते हैं, वो है हमारे रियल हीरोज। तो कैसे हीरोज एंड शीरोज, आजकल शीरोज एक नया शब्द निकला है, बट आई वुड अगेन से कि वो भी जेंडर न्यूट्रल है, हर एक, तो उनको याद करें, वो आपके रियल इंस्पिरेशन, गोल, आपके आइडल होने चाहिए। तो यही 2 मैसेज लेके हमने ये पूरी यात्रा की थी और ईश्वर की कृपा से उसको ये एक रूप मिला है आज, एंड इट हैज़ बिकम मोर स्पेशल बिकॉज आप सबके सामने हैं आज ये। सो थैंक यू सो मच आज इनवाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे मुझे और 2 ऐसे परिचय मिला, अभी तो बाकी सबसे परिचय होना बाकी है। साई जी से परिचय हुआ एंड कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है हम दोनों के बीच में, वो भी लगा। व्यास जी से, रुचा व्यास जी से, और ये फैमिली कनेक्शन भी एक निकला। सो यस, थैंक यू सो मच अगेन। आपको जन्मदिवस की वापस बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच रश्मि जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत धन्यवाद दिया। और वाकई महिला काव्य मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर जुड़ करके एक एक बूंद जो मिलती है, तब जाकर के नदियाँ बनती है और तब जाकर के समंदर बनता है, वो दरिया बनता है जो किसी की प्यास बुझा सके। तो ऐसा ही बन करके हमें भी वाकई अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ बनना, भले ही वो एक बूंद ही क्यों न हो, अपने आप में कुछ बनना वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम मानते हैं कि हम एक साहित्य जगत में हम एक बूंद हैं, लेकिन हम बूंद होकर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हम जानते हैं। आज माता जी का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले माता जी आपको बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और ऐसी पुत्री जिन्होंने आपके जन्मदिन को बहुत स्पेशल बना दिया, उसको भी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। रश्मि को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ इस मंच से कि तुमने इतना सुंदर एक गीतों का गुलदस्ता, एक कविताओं का गुलदस्ता, सफ़र एक नन्ही कली का, ये सफ़र हर कोई करता है, हर वो स्त्री करती है जो जन्म लेती है, जो आगे बढ़ती है, लेकिन उस सफ़र को बयान करना हर किसी के शायद बूते में नहीं होता, बस में नहीं होता। तुमने उस सफ़र को सामने लेकर के आए, ये बहुत बड़ी बात है। 2 पंक्तियां रश्मि के लिए, वो शायद कहीं अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त है। चलेगा, हमें आदत है। कदम कदम तुम्हें मिले फूल भरी ये मंजिलें, पुकारती है ये ज़मीं, पुकारता है आसमां। कदम कदम तुम्हें मिले, संग सभी बढ़े चले, पुकारती है ये जमी, पुकारता है आसमां। कदम कदम तुम्हें मिले। तो हर कदम पे तुम्हारे फूल भरी मंजिलें तुम्हें प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये तुम्हारा चूंकि पहला कदम है, और रश्मि और हमारी मुलाकात भी, जैसे भी दीदी ने कहा कि कान्हा जी की वजह से, तो हम भी मिले संगीत की वजह से। और वहाँ से कई लोग ऐसे आते हैं सामने से कि महिला काव्य मंच में हमें जोड़ लीजिए, लेकिन सादर उन्हें कहना पड़ता है कि हमारा ग्रुप अब बहुत बड़ा हो गया, हमें और ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। मैंने इसे सामने से कहा कि रश्मि तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ अलग बात है, कुछ ऐसी बात है जो खींचती है अपनी ओर। तो मैंने इसे सामने से कहा कि तुम आ जाओ इस ग्रुप में, तुम्हें अच्छा लगेगा, और वहाँ से इसकी एक साहित्यिक यात्रा हो, एक नई गति। निश्चित रूप से बीज खुद के भीतर होता है, लेकिन बीज को जब खाद और पानी मिलता है तभी वो वट वृक्ष बनता है। तो उसमें ये काबिलियत थी, और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आज इस बुक तक पहुँचा। मुझे वाकई बहुत बेहद खुशी है। और 2 पंक्तियाँ इसके लिए कहना चाहूँगी कि तट, इसको पता है कि तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा,
तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू भीतर जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू भीतर जाएगा, कुछ न आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ न आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो पहला कदम जब हम उठा पाते हैं तब मंजिल की ओर हम प्रस्थान कर पाते हैं और मंजिल को देख पाते हैं कि मंजिल चलो एक कदम ही सही पर हमारे थोड़ी सी पास आ गई, थोड़ी सी नजदीक आ गई। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी और इसको, और इसकी एक कविता मैंने इसका PDF देखा था, पढ़ा था और वहां से मैंने एक कविता जो मुझे पसंद आई वो मैंने निकाली है। इसने एक नारी की बात, चूंकि इस पूरी जो किताब है, पूरी जो कविताओं का संग्रह है, इसमें हर जगह नारी की ही बात हो रही है, एक बीज से लेकर के वटवृक्ष बनने तक का सफर, एक नन्ही कली का, और वहां से एक नारी कितनी इतिहास के पन्नों में अपने आप को सिमटा हुआ पाती है। जब वो देखती है कि मैं कहाँ पे हूँ तो उससे क्या लगता है, वो इसने किस तरह से बयान किया है। वो कविता इसकी है, जुबान मेरी है, भाव इसके हैं, सब मतलब आवाज मेरी है, मैं आप तक वो चीज पहुंचाती हूँ। इसकी कविता मेरी जुबानी। कविता का शीर्षक है जड़। चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो जड़ हो जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। यही बात नारी के संदर्भ में भी होती है। जब तक वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खिलती रहे, तभी तक अच्छी लगती है। अगर वो जड़ हो जाती है तो शायद कुछ अलग हिसाब किताब हो जाता है। मैं कविता शुरू करती हूँ। पेड़ों की सुंदरता को सभी निहारते हैं, पेड़ों की सुंदरता को सभी निहारते हैं, आते जाते उसके गुणों को सराहते हैं, चहचहाते पंछियों और फलों फूलों से लदी छांव सभी अपनों की नजर को आकाश में ठहराते हैं, पर कोई नहीं देख पाता उसकी जड़ों को, पर कोई नहीं देख पाता उन जड़ों को जिसकी वजह से वह पेड़ खड़ा है, जिसकी वजह से वह पेड़ खड़ा है। मजबूत आधार ऊंचाई देने के खातिर कोई अंधेरों से गहराई में बहुत लड़ा है, मजबूत आधार देने, ऊंचाई देने कोई अंधेरों में बहुत लड़ा है। हर कोई छूना चाहता है सपनों का आकाश, हर कोई छूना चाहता है सपनों का आकाश, पर वह जमीन की गहराई में चली जाती है। कोई नहीं पूछता उसको कि वह कैसे, कोई नहीं पूछता उसको कि वह कैसे इस अंधेरे में घुटन में कैसे रह पाती है। बड़ा घर, बड़ा परिवार, बड़ा कारोबार, बड़ा घर, बड़ा परिवार, बड़ा कारोबार, जिसकी जड़ों में वह नारी है, इसे कोई नहीं जानता, इसे कोई नहीं जानता। सदियों से वह इतिहास की नींव का पत्थर है, सदियों से वह इतिहास की नींव का पत्थर है, पर यह कोई बात मानता ही नहीं, पर यह बात कोई मानता ही नहीं। अपनी संपूर्ण चेतना घर परिवार पर कुर्बान कर वह धीरे धीरे शुष्क हो जाती है। एक समय के बाद स्त्री ऐसा आता है कि चलो अब तो मेरे लिए क्या ही बचा है। ऐसा अक्सर होता है, जो हंसती खिलती कली एक परिवार में आती है और धीरे धीरे अपना प्यार लुटाती लुटाती कब वो शुष्क हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है। कई बार हमने मनोविज्ञान के संदर्भ में अगर हम देखें तो अक्सर लोग जो चिड़चिड़े हो जाते हैं बुढ़ापे में, उसकी वजह कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है। अपनी संपूर्ण चेतना घर परिवार पर कुर्बान कर धीरे धीरे वह शुष्क हो जाती है। कोई नहीं जानता वह अपनी हसरतों को, ख्वाहिशों को कब आंसू में घोल कर पी जाती है। कोई नहीं जानता कि वह अपनी हसरतों को, ख्वाहिशों को कब आंसू में घोल कर पी जाती है। नन्ही कली सबका ख्याल करते करते, नन्ही कली सबका ख्याल करते करते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पार कर सूख जाती है। ये कोई नहीं जानता वो चेतना कब चेतन से जड़ हो जाती है, कब चेतन से जड़ हो जाती है। और किसी चेतना को जड़ में तब्दील करना, ये सामाजिक रूप से एक तरह से कहें तो सबसे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अपराध शायद कोई नहीं होगा कि किसी चेतन व्यक्ति को आप जड़ में तब्दील कर दें। जब वो पीड़ा कोई महसूस करता है तब जाकर के कविता लिखी जाती है। वो भाव किसी को देख करके जब मन में उतरते हैं तब शब्दों के सहारे कलम के माध्यम से किसी डायरी में अपना बयान दर्ज करते हैं और तब जाकर के ऐसी किताब का निर्माण होता है। मैं आज पूरे हमारे महिला काव्य मंच की ओर से रश्मि को बहुत बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। तुम्हारा ये पहला कदम
सदैव गतिशील रहे। गतिशीलता इस बात का प्रमाण होती है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। झरने से किसी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, झरने ने कहा मैं गतिशील हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो खासियत है वो गतिशीलता है, मेरी कर्मठता है। चाहे जितने भी पत्थर आए मैं चलता रहता हूँ, खेतों को अबाध रूप से उनको सींचता रहता हूँ, चलता रहता हूँ और फिर जाकर के कभी रुकता नहीं हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा प्रमाण है, ये मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो किसी महिला की भी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है, वो निर्बाध गति से चलती रहे, अपने मकसद को लेकर के पूरे परिवार को बांध करके भी अपने मकसद को हासिल किया जा सकता है। ये हर महिला का एक सपना होना चाहिए कि हम परिवार को बांध के रखेंगे। परिवार बांधने के साथ ही हम अपने आप को इस लायक बना लेंगे, इस काबिल बना लेंगे कि हमारा परिवार भी हम पर गर्व करे। आज रश्मि का परिवार उसके साथ है, उस पर गर्व कर रहा है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है और बहुत बहुत बधाइयाँ, पुनः पुनः बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो रैंडमली मैंने एक निकाला है। इसका शीर्षक है गोली मार। सीने में बसती झिझक को, सीने में बसती झिझक को, घूट घूट कर उठती सिसक को, चल यार गोली मार, गोली मार। जो रोके कदम बढ़ाने से, दुनिया भर के बहाने से, उन ख्यालों को गोली मार, गोली मार। धर्म जाति की दीवार से, लोगों के तानों की मार से, जेहन में पलते इस डर को, खुद को कैद करे उस घर को, चल यार गोली मार। सपने जो छुपे हैं कहीं घर वालों की फिक्र में, कहीं औरत के जिक्र में, कहीं नारी के जिक्र में, इस दहलीज को कर पार, उन बेड़ियों को गोली मार, उन बेड़ियों को गोली मार। अंत में कवित्री लिखती हैं, वो बंधन जो तुझे रोकते हैं, तुझे खुद से मिलने से टोकते हैं। वाह! वो बंधन जो तुझे रोकते हैं, तुझे खुद से मिलने से टोकते हैं, उन रस्मों को गोली मार, उन कस्मों को गोली मार। वाह! बहुत मुझे एक्चुअली पोएम्स को पढ़ना बहुत पसंद है, तो बहुत रैंडमली मैंने एक बस आता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन के व्यक्ति आकाशवाणी के उद्घोषक But at the outset, congratulations रश्मि जी, आपको माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है और बस इसी प्रकार आप लिखते रहें और उसमें भी जो भारतीय सनातन संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं उसको भी एक तरह से जो वाचा मिलती है आपकी इस पुस्तक के माध्यम से, आपकी कविताओं के माध्यम से, तो ये मंच भी मेरे ख्याल से उसी लिए है। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी इच्छा थी, मैंने सामने से कहा मुझे कोई भी रैंडमली एक रिसाइट करनी है पोएम, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वेरी मच टू यू भैया, थैंक यू सो मच। दूसरी भारत माता की संतान का प्रणाम, यानी वंदे मातरम। रश्मि, जिसका अर्थ ही किरण होता है, आप सब सुग्न लोग हैं, उस बीच में बोलने की मेरी वो नहीं है, पर भावनाओं का शब्दों का आधार भावनाओं को मिलेगा ये सोच के मैं निकल पड़ी। तो हम पहली बार, जैसे लव स्टोरी में लोग मिलते हैं ना, फिल्मी लव स्टोरी में हम ट्रेन में मिले और ज़्यादातर जहाँ ट्रेन में मिलते हैं वो काफ़ी हिट रहती है मूवी, तो ऐसे हमारी भी निकल पड़ी, हमारी भी निकल पड़ी। तो हमारी अच्छी, आज हम दोस्त नहीं परिवार जैसे हैं। और रश्मि ने बहुत पहले भी बोला था, क्योंकि मेरे पति साइकोलॉजी में अच्छे राइटर हैं, उनकी
25 किताबें पब्लिश हो चुकी है। तो हमने वहाँ बात की, उन्होंने कहा कि कोई नहीं कर रहा है तो खुद पब्लिश करो और पब्लिश करके छोड़ो। जब हम मिले तो इस किताब के बारे में भी कुछ कहना बनता है। इसका नाम है एक सफर नन्ही कली का। एक है मतलब दूसरा आएगा, है ना। वो मैथमेटिक्स वाले पढ़ाते हैं कि लास्ट नंबर का कोई लास्ट नंबर है ही नहीं, अनंत है। तो ये एक है तो आगे एन क्या होगा वो हमें प्रार्थना करें। और माता सरस्वती की कृपा रही और रश्मि रही और माता जी जिनका आज बर्थडे है वो भी रही, तो ये एक से अनंत होगा। दूसरा इसका नाम सफर है जिसके बारे में रश्मि दीदी ने बता दिया, तो ये चल पड़ी। एक से सफर नन्ही, तो जो नन्हा होता है वो ही बड़ा होता है, बड़ा होता है वो बूढ़ा होता है ना, और बूढ़े होते हैं वो। तो ये नन्ही है मतलब ये आगे ग्रो करने वाले हैं। तो ये पूरी बातें मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए इसको मेरी जी। और आपने देखा वो कॉस्मिक साइंस वाला होता है ना, तो जो मीरा बहन ने कविता पढ़ी, मुझे अभी हम फैमिली है ऐसा हमने अभी क्लियर किया, फेसबुक पे पता चला को वी आर फैमिली। मिले बहुत बार है, मैं राष्ट्रीय सेवा में वानप्रस्थी कार्य करता हूँ, तो मैं वन में नहीं गई, वन को मेरे अंदर लाई हूँ। तो उन्होंने जो पढ़ा वो भी आपने देखा कि वो पढ़ने से ही पता चलता था कि वो कुछ मतलब सैन्य मिजाज का, युद्ध का है ना। और फिर जो सिद्धार्थ भैया ने पढ़ा, क्योंकि अब वो बेटी हुई तो वो दामाद हुए, तो उनको फिर अभी है ना, तो उन्होंने जो पढ़ा वो भी तो ऐसा कॉस्मिक जो हम सोचते हैं वो ही हमें मिलता है। तो मैं आज बहुत शिद्दत से ये सोच रही हूँ कि ये एक सफर नन्ही कली का है ना, वो अनंत सफर हो। धन्यवाद, वंदे। नेक्स्ट जो कैंडिडेट आएगा, अरुण की हर किरण में है रश्मि, अरुण की हर किरण में है तुम्हारे तेज का दर्शन, पवन की हर लहर में है तुम्हारे स्नेह का स्पर्शन, तुम्हारी मधुर मुस्कान में पाया हमने खजाना जगत का सारा, और इसीलिए करता है तुम्हें प्यार तुम्हारा परिवार तुम्हारा। रश्मि, तुम शब्दों की जादूगर हो। आपकी आवाज हेलो। रश्मि, तुम शब्दों की जादूगर हो। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम शब्दों को चुनती हो या शब्द तुम्हें, या फिर शब्द खुद ब खुद तुम्हारे पास चले आते हैं एक नन्हे कली के सफर के रूप में। मम्मी जी का बर्थडे है तो मैं 2 लाइन मम्मी जी की। जन्मदिन तुम्हारा है, आओ मनाए हम, जन्मदिन तुम्हारा है, आओ मनाए हम, इतनी दुआ है मेरी, आए न कोई भी गम, इतनी दुआ है मेरी, आए न कोई भी गम। हंसते रहो गाते रहो, आंटी सदा खिलखिलाती रहो, खुशियों के मोती लुटाती रहो, कि आगे बढ़ते रहो, आए न कोई भी गम, कि आगे बढ़ते रहो, आए न कोई भी गम, इतनी दुआ है मेरी, आए न कोई भी गम। अरे आज एक राज की बात बताओ कि जितनी कवियत्री होती है वो गाने में भी अच्छे होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा लिखती हैं फिर भी कमियां भी बहुत हैं और आवाज़ में परिवर्तन भी बहुत है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन झट से 1-2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगी कि सफ़र एक नन्ही कली का। तो
कली के रूप में ही बिटिया का जन्म हुआ और नारी को कली के रूप में ही समाज ने देखा, कहीं कली के रूप में पाला नाजों से और कहीं नाजुक समझकर मसल दिया। और सफर नहीं कली का, कली और नारी इन दोनों का क्या ताल्लुक है, ये ताल्लुक समझने की जरूरत थी। ये ताल्लुक अभी तक बाकी रह गया, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि नारी के हृदय में एक नवनीत के समान मृदु, कोमल, निश्चल हृदय है। और वो हृदय जो है वो कली से, कली के समान होने की वजह से वहां से ऐसे कोमल, कली की तरह कोमल विचारों की उत्पत्ति वहां से होती है। और यही ताल्लुक है नारी के हृदय के साथ, कली का ताल्लुक है। दूसरे अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखने जाएं तो दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी दुर्गा, वह भी नारी का ही रूप है। तो जब अगला सोपान आगे बढ़े तो उसके लिए आपको विषय दे रही हूं। अब अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी छोटी सी बात के साथ। मन के सीप में आशा का नन्हा सा मोती रखकर, मन के सीप में आशा का नन्हा सा मोती रखकर निकल पड़े हैं हथेली पर जहां की चुनौती रखकर, निकल पड़े हैं हथेली पर जहां की चुनौती रखकर। क्यों सोचूं कि मैं कमजोर हूं, क्यों सोचूं कि मैं कमजोर हूं, माना अदना हूं पर पुरजोर हूं, मुसीबतों में मजबूत बना हूं। यहाँ बना हूं, ठना हूं, पुरलिंग वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि मन जो है वो पुरलिंग वाचक है। मन स्त्री का हो या पुरुष का हो, किसी का भी हो सकता है, इसलिए इस कविता को कहीं स्त्री या पुरुष किसी परिप्रेक्ष्य में बांधने के बजाय मन से बांध लीजिए। क्यों सोचूं कि मैं कमजोर हूं, माना अदना हूं पर पुरजोर हूं, मुसीबतों में मजबूत बना हूं, तूफानों पे अक्सर ही तना हूं, मुसीबतों पे मजबूत बना हूं, तूफानों पे अक्सर ही तना हूं, अंधेरों में चलकर कब डरा हूं, अपने भीतर उजालों से भरा हूं, अंधेरों में चलकर कब डरा हूं, अपने भीतर उजालों से भरा हूं, दिखता यूं नाजुक सी डोर हूं, माना अदना हूं पर पुरजोर हूं, माना अदना हूं पर पुरजोर हूं। सर्वप्रथम रश्मि को बहुत सारी शुभकामनाएं और अनंत के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये शुरुआत है जो कैप्टन साहिबा बोल गई कि आज 5 अगस्त का दिन बहुत शुभ है, और आज समाचार पत्र में भी मैं पढ़ रही थी तो उसमें भी बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है 5 अगस्त का, जिसकी वजह से शायद में भी जो तिथियां चूज़ करी गई, चाहे आर्टिकल 370 हटाने के लिए या रामलला का मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जो तिथियां चूज़ की गई, तो वो इसलिए आज 5 अगस्त के दिन चूज़ करी गई। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो भाभी जी का जन्मदिन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, और दूसरा रश्मि की पुस्तक का विमोचन, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इसकी भी। एक और चीज़ जो मेरे को बड़ा आकर्षित किया जिस चीज़ ने, वो ये कि नॉर्मली भारतीय समाज में सास और बहू का रिश्ता कुछ खट्टा कुछ मीठा, ज़्यादा खट्टा मीठा कम, ऐसा माना जाता है। हकीकत यह है, हालांकि समय के साथ बदलाव आ रहे हैं सब चीज़ें, और माँ बाप अपने सपनों को बच्चों के माध्यम से जीते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। पर यहाँ
सास ने अपने सपने को बहू के माध्यम से जिया, ये बहुत बड़ी बात थी। रश्मि, हैट्स ऑफ फॉर दिस थिंग। एंड भाभी जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए। छोटी सी रचना अब प्रस्तुत करूंगी अपनी। बहुत सीरियस सब बातें कर रहे हैं, ताकत भी लगा दी, पुरजोर वो सब चीज है, तो छोटी सी बहुत रचना है। किस्मत वाला मेरी सखियों ने सुनी हुई है, सभी को थोड़ा हाथ से लिए हुए रचना है ये। कमरे के कोने में, और ये वास्तव में जो घर में हुआ वो मैंने शब्दों में बयान कर दिया। तो होली के आसपास की घटना हुई थी, स्कूल गई थी तो एक कॉकरोच को मार के गई थी घर में, कटाक्ष किया, वो सब मैंने शब्दों में बयान किया है। कमरे के कोने में अर्धमृत पड़े कॉकरोच को देख पति देव ने दिया पासा फेंक, बोले, हे कॉकरोच, तू तो किस्मत वाला है, सारे घर में है पहुंच तेरी, कभी कभी लगता है रिश्ते में तू मेरा साला है। अर्धमृत पड़े कॉकरोच में जैसे जीवन संचार हुआ, इतनी तारीफ तो मिली है, तो जैसे जीवन संचार हुआ, डूबती हुई सांसों से उसको थोड़ा सा प्यार हुआ, फौरन उठा और बोला, रात दिन चप्पल जूते से पिटता हूँ, निम्मी को दिख जाऊं तो घर में एक पल भी न टिक सकता हूँ, फिर भी कहते हो किस्मत वाला हूँ, तुम्हारा साला हूँ। पतिदेव बोले, अब उनका जवाब जो वास्तविक जवाब था वो ही बता रही हूँ। पतिदेव बोले, माना कि तुझ में चप्पल जूतों से पड़ती है, पर तू बात के मर्म को क्यों नहीं समझता? यह मेरी लक्ष्मीबाई सिर्फ तुझसे ही तो डरती है। शुक्रिया। आज रश्मि का ही दिन है और काफ़ी सारे लोग रश्मि के साथ अपना कनेक्शन बता रहे थे, कैसे मिले, क्या हुआ। मेरा कनेक्शन सबसे स्ट्रांग है। बताऊं कैसे? मेरा नाम क्या है? प्रतिभा। और रश्मि में सबसे ज्यादा क्या है? प्रतिभा। तो हुआ हमारा स्ट्रांग कनेक्शन। मान लिया। थैंक यू। रश्मि ने कहा मेरे बारे में मत बोलना, पर आज तुम्हारा ही दिन है, तो सभी विषयों पे तो हमेशा बोलते ही हैं, तो आज तो दिल मतलब सोच के आए थे कि बोलना तो आज कुछ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे मुस्कान की रश्मि, तुम्हारे मुस्कान की रश्मि, तुम्हारे विस्तृत ज्ञान की रश्मि, तुम्हारे स्नेहिल स्वभाव की रश्मि, तुम्हारे मैत्री भाव की रश्मि, तुम्हारी सुंदर सोच की रश्मि, तुम्हारी आत्मीय अप्रोच की रश्मि, तुम्हारे खूबसूरत अंदाज की रश्मि, तुम्हारे मधुर आवाज की रश्मि, तुम्हारे व्यक्तित्व की ये हजारों रश्मियां तुम्हें जीवन के उस मुकाम पर ले जाए जहां तुम्हारी प्रतिभा को असली पहचान मिले। ऐसी हमारी शुभ भावनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं। रश्मि, बी प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। रश्मि, ट्रस्ट मी। देख, बहुत सारा बोल लिया मैंने तो, अब मैं तेरे लिए नहीं बोल रही। तो चंद पंक्तियां की सब लेखिकाएं हैं और जो भी लिखना पसंद करते हैं लिखते हैं कि लेखन खुद से रोज़ मिलने का एक बहाना है, कि हम खुद से रोज़ मिलते हैं। तो उसी पे एक मेरी काव्य रचना है कि अपनी सांसों के दाव ज़रा सोच समझ कर लगाना, अपनी सांसों के दाव ज़रा सोच समझ कर लगाना, जिंदगी है खूबसूरत ये भूल न जाना, दिन तो घट रहा है हर रोज, मगर खुद से रोज मिलना, खुद को गले लगाना, खुद से रोज मिलना, खुद को गले लगाना। जो दिखता है वो तमाशा है, जो दिखता है वो तमाशा है, अच्छे बुरे सही गलत के मापदंड में मत फंस जाना, अच्छे बुरे सही गलत के मापदंड में मत फंस जाना। ध्यान से सुनिएगा।
बेवफाई के पीछे कमजोरियां, बेवफाई के पीछे कमजोरियां, दो गलेपन के पीछे होते हैं डर। चाहे हम बेवफाई करें चाहे दूसरा, कारण मिलता जुलता ही होता है। तो बेवफाई के पीछे कमजोरियां, दो गलेपन के पीछे होते हैं डर। तू मत डरना, तू मत डरना, बेबाक होकर जीना, खुद से रोज मिलना, खुद को गले लगाना, खुद से रोज मिलना, खुद को गले लगाना। एक तन्हा सा कोना है सभी के भीतर, एक तन्हा सा कोना है सभी के भीतर, उसे मत भरना। विंडो शॉपिंग, गॉसिप, फलाना ढिमका। तो एक तन्हा सा कोना है सभी के भीतर, उसे मत भरना, ना कोशिश करना, ना कोई नाम देना, ना इल्जाम लगाना, ना कोई नाम देना, ना इल्जाम लगाना। कुछ पल ठहर कर तन्हाई, कुछ पल ठहर कर तन्हाई को गले लगाना, कुछ पल ठहर कर तन्हाई को गले लगाना। फिर उठना, फिर उठना, जिंदगी के उत्सव में फिर से घुल जाना, खुद से रोज मिलना, खुद को गले लगाना, खुद से रोज मिलना, खुद को गले लगाना। मौन है, गला भी बैठा हुआ है। यत्र तत्र सर्वत्र कहते हैं ईश्वर विद्यमान है। सही में मीरा जी के लिए, जैसे मीरा जी ने ये बुक निकाली और वो सैनिका रही है, मैंने यहीं आके उनका देखा पढ़ा सब। मतलब हम लोग तो कारगिल पे गए, इस पे कारगिल यात्रा पे गए थे, जहाँ विक्रम बत्रा शहीद हुए थे, दिल मांगे मोर जहाँ से चला था, आपको सब मतलब ब्रीफ में बता रही। तो हम लोग को तो जाके ही वहाँ पे इतना अच्छा लगा, और आपने वहाँ पे कार्य किया और आज आप हमारे सामने हो, तो सीरियसली मैं आपको देख के ही बहुत अभिभूत हूँ। रश्मि आएगी तो रश्मि के लिए बोलूँगी, उसके पहले मैं कविता खत्म कर देती हूँ। आध्यात्मिक गुरु है भारत, और भारत का अध्यात्म है रामायण और गीता। और रामायण का एक कैरेक्टर है शबरी, जो मुझे बहुत पसंद है, जिस पे मैंने अभिनय भी किया, उसको जिया भी है। शबरी कौन है? मैं वो नहीं हूँ जिसे कोई रानी कहे, मैं वो नहीं हूँ जिसे कोई रानी कहे, मैं वो भी नहीं हूँ जो महलों में सोए और महलों में ही जागे। मैं तो वो शबरी हूँ राम की, मुझे सिर्फ और सिर्फ राम चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ राम चाहिए। रोज सुबह उठती हूँ, कांटों से भरे वनों से गुजरती हूँ, धरती का हर कोना साफ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, जाने कब राम आ जाए, जाने कब राम आ जाए। फूल तोड़े मैंने रोज ही, बेर भी चुने मैंने रोज ही, बेरों को रख देती हूँ कि राम आएंगे, कि राम आएंगे, और अपने हाथों से खिलाऊंगी राम को, और जीते जी कौशल्या बन जाऊंगी, और जीते जी कौशल्या बन जाऊंगी। मेरी भक्ति को, मेरे पवित्र प्रेम में भीगे झूठे बैरों को ये दुनिया तो क्या समझेगी, ये दुनिया तो क्या समझेगी। राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी नहीं समझ पाया भक्ति और शक्ति को, इसीलिए तो वो व्यंग से मुस्कुराया था, इसीलिए वो व्यंग से मुस्कुराया था। मेरे मन में, मेरी आत्मा ने रोज एक ही दीप जले, मेरी हर सांस बोले राम राम राम, मेरी हर सांस बोले राम राम राम। इतिहास पूछेगा तुमसे, इतिहास पूछेगा तुमसे, शबरी कौन थी, शबरी कौन थी। तुम कह देना दुनिया वालों से, शबरी तो वो भक्तिन है जिसे राम ढूंढते हुए आए थे, शबरी तो वो भक्तिन है जिसे राम ढूंढते हुए आए थे, शबरी तो वो भक्त है जिसे शबरी ने राम को नहीं ढूंढा, राम ढूंढने आए थे शबरी को। कह देना इतिहास जब तुमसे पूछेगा शबरी कौन है, कि शबरी वो भक्तिन है जिसके लिए राम ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया था, शबरी तो वो भक्तिन है जिसके लिए राम स्वयं आए थे। रश्मि, सबने कुछ कुछ बोला है, ऐसा नहीं है कि मेरा दायित्व बनता है। बहुत कशिश है रश्मि तुम में, और तुम में इतनी कशिश है इसीलिए तुम्हारी कविताओं बोलते हैं ना कि प्रियतम की सब चीज़ें प्रिय लगती हैं, ऐसे ही तुम्हारे में जो कशिश है, तो तुम्हारी हर बात में कशिश है, तुम्हारी कविता में कशिश, तुम्हारी हंसी में कशिश, और उस कशिश के पीछे ही आज हम सब चले आए। तो ये कविताएं हम लोग एक्चुअली लिखते नहीं है, कौन आके लिखवाता है पता नहीं। और मैं भी कृष्ण
को बहुत ही मानती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कविताएं लिखने के बाद मैं खुद पढ़ती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि अरे ये मैंने कब लिखी है। मतलब वो विचार आता है और चला जाता है, अगर उस टाइम मैं कलमबद्ध नहीं करूँगी ना तो चला जाता है। तो मैंने ये लिखा था, बचपन में सुनते थे औरत एक अबुझ पहेली होती है। जैसे माँ, दादी, नानी चुप रहती थी, ऐसा लगता था क्यों ही इतना चुप रहती हैं। बचपन में सुनते थे औरत एक अबुझ पहेली होती है, उसे समझना नामुमकिन होता है। सोचा करती थी ऐसा क्यों, मैं तो बिल्कुल खुली किताब हूँ। अक्सर आदमी लोग भी टाल देते हैं, इसको औरतों को समझना तो इम्पॉसिबल है। मैं सोचा करती थी ऐसा क्यों, मैं तो बिल्कुल खुली किताब हूँ। मगर फिर धीरे धीरे वक्त ने मुझे भी औरत बना दिया। तब समझी वो अव्यक्त जज्बात, वो खामोश ख्वाहिशें और उन अनकहे दर्द को जो औरत ना कभी कह पाई और ना कोई कभी समझ पाया। शायद कभी तुमने समझा भी होगा मगर अनजान बंजाना हो पड़ा होगा। शायद क्योंकि कुछ मसले बस मसले होते हैं जिनके हल नहीं हुआ करते, इसीलिए औरत अक्सर चुप रहती है, एक अबुझ पहेली बनकर। थैंक यू। मैं तो क्या ही कहूँगी तुम्हारे बारे में रश्मि, तुम्हारी किताब तुम्हारे बारे में बोल रही है। सब लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि रश्मि क्या चीज़ है। मैं अपनी गज़ल पेश कर रही हूँ। यही मुश्किल है कि हम दिल से लगा बैठे हैं। यही मुश्किल है कि हम दिल से लगा बैठे हैं। बात वो ही जिसे वो कब के भुला बैठे हैं। यही मुश्किल है कि हम दिल से लगा बैठे हैं। इसका दूसरा स्टेज है। ना था इतना भी आसान बिछड़ना उनसे, ना था इतना भी आसान बिछड़ना उनसे। हाथ हम जिनसे कभी के ही छुड़ा बैठे हैं। हाथ हम जिनसे कभी के ही छुड़ा बैठे हैं। यही मुश्किल है कि हम दिल से लगा बैठे हैं। इसका तीसरा स्टेंजा है। देख करके भी जरा क्यों नहीं दिखती उसको। देख करके भी जरा क्यों नहीं दिखती उसको। देखी तकलीफ जिसे साफ बता बैठे हैं। दिल की तकलीफ जिसे साफ बता बैठे हैं। यही मुश्किल है कि हम दिल
दिल से लगा बैठे हैं। इसका लास्ट जो है, दिस तमन्ना की तमन्ना थी तमन्ना होना, जिस तमन्ना की तमन्ना थी तमन्ना होना, हम तमन्नाई तमन्ना वो मिटा बैठे हैं, हम तमन्नाई तमन्ना वो मिटा बैठे हैं। यही मुश्किल है कि हम दिल से लगा बैठे हैं। इंतजार में थोड़ा ज्यादा मजा आया। रश्मि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी बहाने आज हम आपके घर आए और अपने आप एक काव्य गोष्ठी का वो हो गया प्रोग्राम। एक बैनर रह गया, हमारा बैनर लग जाता। आज आपके मम्मी पापा, मम्मी की बर्थडे है और पापा को भी हमने देखा तो उनके लिए 2 लाइनें। मस्ती जिंदा है, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। आज हमारे भी नीरज जी दवे हैं जो सोच नहीं सकते उस फील्ड में जाने के लिए। आपको देखकर मालूम भी नहीं हुआ कि हम मिलिट्री में हैं, नेवी में। मुझे साई जी ने बताया। बहुत गर्व है हमें आपके लिए कुछ पंक्तियां। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आप भारत की जान हैं, आप हमारी प्राण हैं, आपसे ही हमारे तिरंगे की शान है। देश को आप पर नाज है, नाज है, और हम सबको भी नाज है, नाज है। अब मैं आज से 51 साल पहले आज के दिन ही मेरे पापा एकदम हमें छोड़ के चले गए, और आज से 2 साल पहले आज के ही दिन मेरी माँ भी मुझे 95 साल का इस दुनिया में जीवन जीकर हमें एक सुंदर कामयाब बनाकर वो भी अलविदा हो गई। उनको भी मैं श्रद्धांजलि यही देती हूँ। जब तक माता पिता आपके सम्मुख है, जब तक माता पिता आपके सम्मुख हैं, हम उनकी खूब सेवा करें, उनकी मुस्कान का कारण बने, फिर उनके जैसे अंतरात्मा से आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब मैं अपनी अब अपनी पे आए हो। अभी तक सबके जो आपने कहा ना, जैसे कुछ अमिट रह जाती है यादें, पुस्तक में लिखना चाहिए, तो ये तो मजाक की बात सही है। अमिट होती है कुछ कहानियाँ, अमिट होती है कुछ कहानियाँ, न निशान छोड़ती है, न कभी पूरी तरह मिट पाती है। गुंजायमान सी बस गूंजती रहती है, गूंजती रहती है, आस पास ही कहीं हवाओं में बहती हुई सी, कभी बारिश के बाद उड़ती है, कभी गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बनकर सदैव विचरण करती रहती है। अमिट होती है कुछ कहानियाँ, मन के गलियारे में ही, मन के गलियारे में ही डेरा जमाए बैठी रहती है। अमिट होती है कुछ कहानियाँ, न निशान छोड़ती है, न कभी पूरी तरह मिट पाती है। उन्हें आपकी तरह पुस्तक पन्नों पे लिखकर पुस्तक प्रकाशित कराना आवश्यक है, ताकि हर वक्त को याद रहे, याद रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।
कविता क्या है, अक्सर कविता लिखने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि कविता क्या है और उनके लिए कविता क्या है, लेकिन जो नहीं लिखने वाले लोग हैं उन्हें लगता है ये एक फालतू का काम है, ये लोग निकम्मे हैं, इनके पास कुछ काम है नहीं, और ऐसे में बस किताब लेके बैठ जाते हैं और ये अपना लिखना चालू कर देते हैं। कुछ भी काम नहीं है इनके पास, निकम्मे लोगों का काम है किताबें पढ़ना और टाइम पास करना। लेकिन जो लिखते हैं वो लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है। मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ कि कविता क्या है। गर्व है हमें निकम्मा होने में। बिल्कुल बिल्कुल मंजू, सहमत हूँ। रश्मि, थोड़ा सा ध्यान इधर भी, थोड़ा सा उधर भी। पतिदेव वहीं रहेंगे, फिर मिले तेरे पास ही रहेंगे। वही तो। चलिए मैं शुरू करती हूँ। कविता क्या है। नदी, पहाड़, बारिश और इंद्रधनुष सबके सब उतर आए कविताओं में। नदी, पहाड़, बारिश और इंद्रधनुष सबके सब उतर आए कविताओं में, मगर रोक नहीं पाए टपकती छत, मगर रोक नहीं पाए टपकती छत। बाढ़ में तब्दील होती नदियां, पहाड़ों का दरकना और मिट जाना सपनों का। मगर रोक नहीं पाए टपकती छत, बाढ़ का तब्दील हो जाना नदियों में, पहाड़ों का दरकना और मिट जाना सपनों का। गिल्ली मिट्टी, खेत, खलियान और धान, गिल्ली मिट्टी, खेत, खलियान और धान, सब पर लिखी कविताएं, सब पर लिखी कविताएं, मगर कविता रोटी बन नहीं पाई। सब पर लिखी कविताएं, मगर कविता रोटी नहीं बन पाई। पेट भी नहीं भर पाई किसी का, तो फिर कविता क्या है। पेट भी नहीं भर पाई किसी का। फूल, तितली, शहद, कोयल, सब पर सुनाई गई कविताएं। फूल, तितली, शहद, कोयल, सब पर सुनाई गई कविताएं, किंतु मजाल की एक पल को भी जुबान में उतर आती और बन जाती वाणी की मिठास। किंतु मजाल कि एक पल को भी उतर आती जुबान में और बन जाती वाणी की मिठास। प्रेम कविताएं रचती रही, प्रेम कविताएं रचती रही तिलस्मी संसार सपनों का। प्रेम कविताएं रचती रही तिलस्मी संसार सपनों का। बहकाती रही दुनिया को, बहकाती रही दुनिया को, महकाती रही सांसों की बगिया, पर प्रेम जीवन में विरह बनकर उतरा। महकाती रही, बहकाती रही, पर प्रेम जीवन में विरह बनकर उतरा, और दो चार दर्द भरे नगमे देकर बाय बाय कह गया, और दो चार दर्द भरे नगमे देकर बाय बाय कह गया। कविता पर अक्सर लगाई जाती है तमाम तोहमतें, कविता पर अक्सर लगाई जाती है तमाम तोहमतें। खड़ा किया जाता है हर रोज उसे कटघरे में, खड़ा किया जाता है हर रोज उसे कटघरे में। उंगली उठाई जाती है उसके चाल चलन पर, कभी कभी उसकी नीयत पर भी। उंगली उठाई जाती है उसके चाल चलन पर और कभी कभी उसकी नीयत पर भी। इतने पर भी कविता पलटकर कभी जवाब नहीं देती। इतने पर भी कविता पलटकर कभी नहीं देती कोई जवाब, नहीं लगाती किसी पर कोई इल्जाम। सब कुछ सह जाती है मुस्कुराकर, सब कुछ सह जाती है मुस्कुराकर, क्योंकि कविता एक स्त्री है। क्यों सह जाती है? क्योंकि कविता एक स्त्री है। वो जानती है जीवन में जीवन होने के लिए कितना जरूरी है, वो जानती है जीवन में जीवन होने के लिए कितना जरूरी है। जैसे सांसों के लिए हवा, जैसे सांसों के लिए हवा, बीमार के लिए औषधि, आदमी होने की पहली जरूरत है कविता। आदमी होने की पहली जरूरत है कविता, आदमी होने की पहली जरूरत है कविता। और कविता जो जीता है वो इस समाज के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसे कोई रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन कविता को जीने वाला, कविता को लिखने वाला ये बेहतर तरीके से जानता है कि समाज के निर्माण के लिए कविता कितनी जरूरी है। क्योंकि आदमी तभी तक आदमी है जब तक कविता लिखी जाती रहेगी, जब तक कविता पढ़ी जाती रहेगी और जब तक कविता बोली जाती रहेगी, तभी तक ये समाज अपने संपूर्ण परिवेश के साथ जिंदा रह पाएगा। इसी भावना के साथ कि सभी की कविताएं आसमान छुए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और रश्मि को बहुत बधाई। वो तो इसके योग्य है ही, तभी उसने इतनी ऊंचाइयां हासिल की है। हमारे लिए तो वो मतलब स्टार बच्चा है।
तो मैं जो ये अभी बोल रहे थे आप कि वहाँ उनकी तरफ क्या देख रहे हो तो उसके विषय में मुझे एक कुछ हाँ नहीं बोल रही हूँ कि मेरे भाव है कि ये जो कुछ मिला है या जहाँ तक हम औरतें पहुँची हैं उनमें हमारे पार्टनर का बहुत योगदान है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी स्त्री कुछ भी हासिल कर ले उनके साथ के बिना। तो मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं गांठ हृदय की खोलूं क्या, कंधे पे सर एक रोलूं क्या, तुम आंखों से पढ़ लेना सब, मैं मुंह से आखिर बोलूं क्या। ये इश्क मोहब्बत प्यार वफा छोड़ दिया फिर ढोलूं क्या, कुछ दूर अभी अंधियारा है मैं साथ तुम्हारे हो लूं क्या। कई रंग उभर के आएंगे आंखों में सपने घोलूं क्या, शायद वापस आए बचपन तेरी गोद में सर सोलूं क्या, तुम कुछ न कहो मैं बोलूं क्या। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को मैं अपनी बात आप लोग के सामने रख पाई और रश्मि को पुनः परिवार को पुनः बहुत बधाई। यहाँ सबने अपने भाव बहुत सुंदर कविता रचना मतलब शब्दों का इतना बड़ा जादू कि हम लोग तो बहुत छोटे होते हैं इस सब चीज़ों के लिए। पर मैंने अभी यहीं बैठे बैठे रश्मि के लिए कुछ लिखा है, बस अपने भाव उसी से व्यक्त करना चाहूँगी। रश्मि, तुम्हारी किताब के लॉन्च के लिए ढेर सारी बधाई। तुम्हारी मेहनत और लगन ने इस सपने को सच कर दिखाया है। तुम्हारी लेखनी से निकले शब्द सबके दिलों को छू जाए। आगे भी तुम्हारी लेखनी से निकले कई और बेहतरीन रचनाएं। अच्छे दोस्त जैसे तुम जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तुम्हारी दोस्ती का मूल्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हारे साथ बिताए पल हमेशा यादगार रहेंगे। तुम्हारी सफलता में मेरी खुशी है और हमेशा रहेगी। तुम्हारे अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता तुम्हारी लेखनी में भी झलकती है और सबको इसीलिए आकर्षित करती है। तुम्हारी सोच और विचार हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक रहे। तुम्हारी दोस्ती और साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। विशिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस अहेड। थैंक यू। तो फर्स्टली हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रश्मि भाभी। आई एम रियली मतलब पता नहीं हम लोग का फर्स्ट जब हमें मुझे आज भी याद है हमारा जो समाज का फंक्शन था तो उनमें उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लाइक दैट टाइम आई गॉट टू नो कि इन्होंने ये लाइक पोइट्रीज बोलती है लिखते हैं तो वो ग्रह लक्ष्मी ग्रह स्वामिनी वो दैट वाज द मेन इम्पैक्ट जहाँ पे जो मुझे इतनी दिल को छुई मतलब मैं लिटरली फिर उनको ढूंढ रही थी कि वो वहाँ लाइक उनका वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया। एंड आई एम श्योर कि मतलब मेरे जैसे बहुत लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। तो जैसे मैंने बोला इन्होंने बोला मुझे बिल्कुल भी पोइट्री जैसा कुछ है नहीं बट हाँ अंदर से मुझे बहुत सारी फीलिंग्स एंड आई लव टू अप्रिशिएट किसी के लिए कुछ बर्थडे विश हो एनिवर्सरी हो तो मेरा होता है कि मैं उनको वन लाइन में खाली हैप्पी बर्थडे लिख के नहीं भेज सकती। आई वांट देम कि कैसे ना कैसे मेरे थ्रू उनके फेस पे एक स्माइल आनी चाहिए। ये मेरा कहीं ना कहीं पर वो नेचर बन गया है। तो वैसे ऐसे लिखते लिखते मम्मा के ऊपर हमारे सबके लिए हमारी मम्मा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फर्स्ट जो पोइट्री इट वाज नॉट अ पोइट्री बस मम्मा का बर्थडे है कुछ था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर। मैं अभी भी थोड़ी यहाँ पे शिवर हो रही हूँ आराम से बट मेरा वैसे इतने आप लोग बड़ों के बीच में ऐसा फर्स्ट टाइम है बड़ी नहीं है अरे गलत बोल दिया। और आप तो मैम यू हैव टच्ड मी सो मच। एक्चुअली माय डॉटर्स आर देयर वो दोनों कराटे में है एंड उनका आपके जैसे है कि उनको वहाँ तक जाना है। तो आई डोंट नो बट आप कहीं ना कहीं यू आर इंस्पायरिंग मी कि मैं शायद उनको वहाँ पे भेज दूँ। सो फाइनली फॉर माय मम्मा हम सब अपनी मम्मा के लिए मैं थोड़ी शिवर करी बट आप लोग परिवार में बैठे यहाँ तो कहीं बाहर थोड़ी है। मम्मा मैं तेरी परछाई हूँ कभी ना तेरी तरह हो सकूंगी। मम्मा मैं तेरी परछाई हूँ कभी ना तेरी तरह हो सकूंगी पर तेरी दिखाई हुई राह पर हमेशा चलूंगी। चाहे फूल मिले या काटे सबको संजो के रखूंगी पर तेरी दिखाई हुई राह पर हमेशा चलूंगी। चाहे फूल मिले या काटे सबको संजो के रखूंगी। मम्मा हमें जो हर गम में मुस्कुराना सिखाती है। मम्मा जो हमें हर गम में मुस्कुराना सिखाती है
किसी से ना लड़ना, कैसे प्यार से सबको जीतना, ये हुनर सिखलाती है। किसी से ना लड़ना, कैसे प्यार से सबको जीतना, ये हुनर सिखलाती है। मम्मा खुद को लास्ट प्रेफरेंस देने वाली, मम्मा खुद को लास्ट प्रेफरेंस देने वाली, दूसरों के बारे में पहले सोचने वाली, खुद को लास्ट प्रेफरेंस देने वाली, दूसरों के बारे में पहले सोचने वाली, हमको जो हर सही बात में सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहने वाली, हमको जो हर सही बात में सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहने वाली। मम्मा हमारे ज़िंदगी की टीचर बनकर, हम सबकी मम्मा ही होती जो फर्स्ट टीचर होती है, मम्मा हमारी ज़िंदगी की टीचर बनकर दुनिया के काबिल बनाती है। हमारी ज़िंदगी के टीचर बनकर दुनिया के काबिल बनाया, आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर किया। मम्मा मुझे सब तेरे संस्कारों से ही जानते हैं, मम्मा मुझे सब तेरे संस्कारों से ही जानते हैं, अच्छा जो भी है हम में वो तुझसे ही पाते हैं, अच्छा जो भी है हम में वो तुझसे ही पाते हैं। तूने ही पूरे परिवार को एक धागे में पिरो के रखा है, तूने ही पूरे परिवार को एक धागे में पिरो के रखा है। तू है तो सब कुछ है, तू है तो सब कुछ है, तेरे होने से घर में रौनक है, चेहरे पे चमक है। मम्मा तूने ही भगवान पर भरोसा करना सिखाया और बढ़ाया, मम्मा तूने ही भगवान पर भरोसा करना सिखाया और बढ़ाया, पर हमने तो मम्मा तुझे ही भगवान का रूप है माना, पर मम्मा हमने तो तुझे ही भगवान का रूप है माना। सबसे पहले मैं रश्मि जी के माता जी समझो, सास जी समझो, उनको बधाई दे रही हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आपके लव से, आपके प्यार से जो इनको मिला है ससुराल में आके, वो हर किसी को नहीं मिलता है। ये मैंने देखा है। मैं शुरू से ही लेडीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, लड़कियों को आगे लाने के लिए मैंने बहुत काम किया है और मैं करती भी हूँ। ये आप देखोगे यहाँ जितने भी बैठे हैं शायद कई चेहरे मेरे पहचान के हैं। अच्छा लगता है सबको मिलके। और देखो ये कोई आसान काम नहीं है कि आप घर भी संभालो और अपना शौक या अपने मन में जो इच्छा है उसको भी पूरा करो। ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने करा है। क्योंकि हर संजोग में अपने को समझौता करना पड़ता है। आपकी इच्छा है ठीक है, पर आप घर का काम करके, घर को सब अटेंड करके, सब कुछ करने के बाद ही आप पाँव बाहर रख सकते हो। हाँ, आपको हेल्प जरूर मिलेगी इफ आपका गोल सही हो। हस्बैंड भी हेल्प करेगा, बच्चे भी हेल्प करेंगे, पर कब? जब आप अपने गोल से चिटके रहोगे। रश्मि जी की मेरी मुलाकात बहुत एक फंक्शन में हुई थी, विप्र समाज का हमने भजन रखा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे दलित समाज में ऐसी भी प्रतिभा है। सच बोलती हूँ मैं, मुझे प्रभा जी ने बताया कि वो तो जयपुर में टीवी पे भी आते हैं, उधर भी आते हैं, और मैंने ऑन द स्पॉट उनको बोला आप थोड़ा सा हैंडल करो। मैंने तो कर लिया। अब विप्र समाज भी बहुत बड़ा है, हमारे ब्राह्मण समाज का 17 समाज एक साथ होके हमने ये बनाया है। सेम थिंग अप्लाइज देयर। पर क्या होता है, एजुकेशन बहुत काउंट करता है। यदि आपके घर में लड़कियां बहुएं पढ़ना चाहती है तो मेरा मैसेज है जरूर उनको पढ़ाओ। उनका जो भी शौक है वो पूरा करने में सबसे पहले तो खुद को खड़ा करना है। सास की सम्मति, बेटों की सम्मति, हस्बैंड की सम्मति, बहुत कुछ काउंट करता है। और जब ही अपन आगे आ सकते हैं। और कोई भी इच्छा अपने मन में मत रखना, उम्र चाहे कोई भी हो। अभी डिम्पल जी ने जैसे बताया, मुझे कविता लिखने की इच्छा होती ही रहती है। शी डिड अ गुड प्रयास, उन्होंने बहुत अच्छा किया और आगे चल के ये 100% बनेगी ऐसे मुझे लगता है। सही बात है ना? अपने को सपोर्ट देना है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलतियों को मत देखो, उनके प्रयास को देखो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। रश्मि जी के साथ मेरा जब से संबंध हुआ है या बढ़ा है या कोई बातचीत हुई है, शी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और वाणी से भी, दिखने में भी, और हर चीज से, बुद्धि से भी बहुत ही अच्छी
मतलब ये छोटे के साथ भी बात कर सकते हैं, बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, समाज के हर फील्ड में ये बात कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रोग्राम है। मैं एक प्रोग्राम अटेंड करके वापिस आई हूँ आपके प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने कहा मैं मिस कर जाऊंगी, पर वहाँ भी जाना जरूरी था। थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब रश्मि भाभी का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, मतलब मेरी शादी फिक्स नहीं हुई थी, मैं इनको जानती भी नहीं थी। 2 साल पहले समाज के फंक्शन में हम मिले थे, गणगौर का प्रोग्राम था। इतनी मतलब इनका जो स्पिरिट था ना बोलने का, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे और मेरी मम्मी को, हम दोनों ही बोल रहे थे कि ये भाभी कौन है, इनको तो हमने देखा ही नहीं कभी। नए नए मिले थे हमको फर्स्ट टाइम वो फंक्शन में, और उन्होंने नारी सशक्तिकरण पे जो पोयम बोली थी वो इतनी अच्छी लगी थी हमको, उनको बोलने का तरीका और वो सब चीज़ें। मतलब तब से हमको लगता था कि कितनी मतलब स्पिरिट कितना अच्छा है इनका बोलने का। फिर हम कट टू 2 साल हो गए पूरे, रिश्ता हुआ, फिर पता चला ये तो मेरी जेठानी है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मतलब जिनसे हम इतना इम्प्रेस हुए थे उनसे ही हमारा रिश्ता जुड़ गया। बस एक लाइन बोलूँगी आपके लिए। आपकी किताब सिर्फ पन्नों का मेल नहीं, एक एहसास की उड़ान है। आपकी किताब सिर्फ पन्नों का मेल नहीं, एक एहसास की उड़ान है, जहाँ पर पाठक को अपने ही जज्बातों की पहचान है। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। सफर